इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। तो मोशन में हम लोग पहले जो वर्ड इन्वॉल्व करते हैं इसको रिलेट करने के लिए पहला जो टर्म हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो है पहले रेस्ट। उसके बाद हम लोग मोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहली बात यह है कि रेस्ट और मोशन दो बहुत ही रिलेटेड टर्म है। रिलेटेड इन द सेंस ऐसा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो लोग किसके हिसाब से रेस्ट में है और किसके हिसाब से मोशन में है वो देखना पड़ेगा। वो देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा यहाँ पर बैठा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट भी पकड़ लो यहाँ पे। ठीक है। एंड ये सब लोग अभी एक गाड़ी में बैठे हैं। वो गाड़ी, वो बड़ा सा स्क्वायर जो मैंने किया है, लेट्स अज्यूम कि वो एक गाड़ी है। तो ये लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं। तो ये इसके हिसाब से, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेट मी डिनोट दैट एज ऑब्जेक्ट वन, और ये वाला है ऑब्जेक्ट टू, ये वाला है ऑब्जेक्ट थ्री। तो ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट थ्री, ये तीनों अपना पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट वन से ऑब्जेक्ट टू जितना दूरी पर है वो मेंटेन कर रहा है। वो डिस्टेंस दोनों के अंदर वही डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। सेम है टू और थ्री के बीच, और सेम इज द केस बिटवीन वन और थ्री। ये तीनों आपस में इन लोगों का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं कर रहे। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वन, टू एंड थ्री आर एट रेस्ट, आर एट रेस्ट with respect to with respect to one another। अभी अगर ये जो जिस भी कार में या फिर व्हीकल में बैठे हैं, अगर वो मूव कर रहा है भी, तब भी ये लोग आपस में एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में है। ओके। पर एक दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर अगर रखा हुआ है, पकड़ लो एक दूसरा आदमी या चौथा आदमी जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेट्स से वो फोर्थ पर्सन है। तो ऑब्जेक्ट ना बोल के इन लोगों को पर्सन बोल देते हैं। तो अगर वो वहाँ पर खड़ा है तो वो बाहर से देख रहा है, वो वहाँ पर, ही इज ऑल्सो एट रेस्ट। वो वहाँ पर मतलब स्टेशनरी ही है, मूव नहीं कर रहा है। बट वो देख रहा है कि ये व्हीकल अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। अभी उसके हिसाब से व्हीकल मूव कर रहा है, और व्हीकल अगर मूव कर रहा है उसमें जो वन टू थ्री वाले जो इंसान हैं वो लोग भी मूव कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फोर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन फोर, ये वन टू और थ्री आर इन मोशन। तो ये रिलेट करने वाला टर्म हो गया कि अगर आसपास, अगर हम लोगों के हिसाब से, क्योंकि फोर के हिसाब से वन टू और थ्री ने पोजीशन चेंज किया है, क्योंकि पहले फोर के हिसाब से वन का पोजीशन ये वाला था। अभी कुछ डिस्टेंस जाने के बाद ये फॉरवर्ड मूव किया होगा। ठीक है। तो फॉरवर्ड मूव करके ये कहीं पर एक पहुंचा होगा। तो फोर के हिसाब से वन ने अपना पोजीशन चेंज किया, सेम वे में टू ने भी अपना पोजीशन चेंज किया होगा, थ्री ने भी अपना पोजीशन चेंज किया होगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाता है कि फोर के हिसाब से वन टू और थ्री का पोजीशन चेंज हुआ है। तो उसीलिए उसको लगेगा कि हाँ ये लोग मूव कर रहे हैं, और डेफिनेटली उसके हिसाब से उन लोगों ने मूव भी किया है, क्योंकि वो लोग जिस व्हीकल पे बैठे थे वो व्हीकल मूव कर चुका था। ओके। सो ये रिलेटिव टर्म हो गया है। तो इसमें हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि रेस्ट और मोशन जो होता है वो अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से ही रहता है। सो एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेड, कैन बी सेड टू बी
be in a state of rest if it changes, sorry, if it does not change its position with respect to its इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो ये टर्म, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इमीडिएट सराउंडिंग, उसके आसपास जो अवेलेबल हैं उनके हिसाब से उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, डज नॉट चेंज। और अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, सो ये अभी रेस्ट में हमने डिफाइन किया, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट इट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पर हम लोग मोशन को डिफाइन कर सकते हैं कि an object is said to be in a state of motion if it is changing its position or if it changes its position with respect to its immediate surroundings। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी कैसे भी जा सकता है, उसका फ्री विल हो सकता है, वो कहीं भी कैसे भी जा सकता है। बाकी जैसे वो, अगर व्हीकल को हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग जैसे उसको चलाते हैं वो वैसे ही चलता है, या फिर हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग को जिधर जाना होता है, जिस हिसाब से जाना होता है, हम लोग उस हिसाब से जाते हैं। तो मोस्टली हम लोग ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं इसको कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाए, स्ट्रेट लाइन में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम लोग रेक्टिलीनियर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। ओके, तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया, अगर ये कर्व्ड पाथ में जा रहा है, कोई कर्व्ड पाथ में जा सकता है, तो रेक्टिलिनियर मोशन ऐसे स्ट्रेट लाइन में होता है। कर्व्ड पाथ में उसको कर्विलीनियर मोशन बोलते हैं। कर्विलीनियर मोशन, जो कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक कर्व्ड पाथ लेगा, कर्व्ड रास्ते से जाएगा, टेढ़ा रास्ता जो कि सीधा नहीं है, तो वो होता है कर्विलीनियर मोशन। और अगर हम लोग देखते हैं कि एक अगर आप लोगों ने देखा होगा कि एक पेंडुलम स्विंग करता है, तो एक पेंडुलम ऐसे एक ऑब्जेक्ट ऊपर से एक रिजिड सपोर्ट से एक वायर या फिर स्ट्रिंग लगाया हुआ होता है, और उसमें एक यहाँ पर एक बॉब लगाया हुआ होता है, तो वो ऐसे स्विंग करता है, ऐसे इस तरफ ये स्विंग करता रहता है, तो जाके वापस आता है, ऐसे करता है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो स्विंगिंग टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, टू एंड फ्रो उसको बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, जो कि उसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो ये हुआ पेंडुलम के केस में। अगर ये टू एंड फ्रो मोशन जो है, वो अगर बहुत ही छोटे लेवल पे होगा, मतलब इतना ज़्यादा स्विंग नहीं करेगा, बहुत ही मतलब बहुत ही कम स्विंग करेगा, जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होते हैं, कि एक एटम या फिर मॉलिक्यूल है तो वो बहुत ही कम टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जहाँ पर वो खाली, मतलब जैसे कि तुम्हारा फ़ोन जो होता है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है, कि वो आगे पीछे मूव करता है पर इतना ज़ोर से मतलब इतना डिस्टेंस नहीं जाता, बट ऑब्वियसली बहुत ज़ोर से फ्रीक्वेंसी से मूव करता है। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, तो वो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली से आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी जल्दी मूव करना होता है तो वो मूव करता है। तो इफ़ द टू एंड फ्रो मोशन में अगर वो वेरी स्मॉल स्केल में हुआ, मतलब बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए वो मूव किया उसने, देन दैट ऑसिलेटरी मोशन कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज वाइब्रेटरी। उसके बाद फाइनली और भी है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट अगर सपोज सर्कुलर पाथ में गया, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे।
वो एक तरीके का कर्विलिनियर मोशन ही हुआ। उसको अगर कंप्लीट सर्कल वो कंप्लीट करता है देन इट इज सर्कुलर। अगर वैसे ही एक छोटा सा एक आर्क ऐसे लेता है जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिखाया है, तो वो कर्विलिनियर में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि सपोज हम लोग बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है, जैसे कि अर्थ रोटेट करता है, तो उसको रोटेटरी मोशन बोलते हैं। तो रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, तो उसको रोटेटरी मोशन में कैटेगराइज किया जाता है। और रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं उसको ना। ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि अर्थ अर्थ का हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स इमेजिनरी एक्सिस। या फिर डे टू डे लाइफ में हम लोग व्हील का एग्जांपल लेते हैं। तो व्हील अगर एक गाड़ी का व्हील जो होता है, वो वो चक्का वो घूमता रहता है, तो उसके अंदर वो एक मतलब एक्सेल उसको बोलते हैं। एक्सेल के उसके बीच से एक एक्सेल जाता है, उसके चारों तरफ वो रोटेट करता रहता है। तो एक रिजिड बॉडी जो होता है वो हमेशा करेगा अबाउट इट्स एक्सिस। उसको कैपेबिलिटी होता है कि वो अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर सके। ओके, तो अभी हम लोग दो टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस वो है कि जैसे कि हम लोग यूजुअली जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच हम लोग अगर आ, एक डिस्टेंस नापते हैं, मतलब हम लोग वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हम लोग उसको स्केल करते हैं कि ऐसे इतने से इतने गया, तो ये सपोज ज़ीरो से स्टार्ट हुआ पहला पॉइंट ए, और ये एंड हुआ बी पॉइंट एंड हुआ सपोज 3 सेंटीमीटर्स में। तो ये ए और बी के बीच 3 सेंटीमीटर्स हुआ, वो डिस्टेंस हुआ। बट हम लोग अगर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, मोशन के हिसाब से, तो एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ से वो इनिशिएट करता है, मतलब मूव करना स्टार्ट करता है। तो इनिशिएटिंग मतलब स्टार्टिंग, तो इनिशियल पॉइंट होता है। और ये जहाँ पर वो पहुँचना चाहता है, तो वो सपोज फाइनल पॉइंट हुआ। तो ये इनिशियल पॉइंट एक है और एक फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट वो मूव कर रहा है, तो वो कोई भी पाथ ले सकता है। वो मतलब कैसे भी जा सकता है। वो चाहे तो ऐसे जा सकता है, और चाहे तो मैं एक दूसरा इंक यूज़ कर रहा हूँ, चाहे तो वो ऐसे जा सकता है, या फिर चाहे वो ऐसे भी जा सकता है। ओके, तो जो भी एरो हम लोगों ने मार्क किया है यहाँ पर, जो भी डायरेक्शंस हमने दिए हैं उसको, तो वो किसी भी डायरेक्शन के हिसाब से वो वहाँ पर जा सकता है। तो हम लोग अगर डिस्टेंस यहाँ पर जानना चाहते हैं, तो वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ taken by object or the person, whatever it is, to move कहाँ से कहाँ तक ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो मैं यहाँ पर स्पेस के हिसाब से यहाँ पर लिख देता हूँ ए टू बी तक मूव करने के लिए, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पर मैंने डिनोट किया है। जब आपको लिखना है आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ए से बी तक जाने के लिए वो जो डिस्टेंस हम लोग जो जो भी वो पाथ जा रहा है, जो भी पाथ वो ले रहा है, इनफैक्ट हम लोग वो पाथ को भी डिनोट कर सकते हैं। सपोज ये पाथ वन हुआ, ये सपोज सेकंड पाथ हुआ, ये सपोज ये जो ऊपर नीचे जा रहा है वो थर्ड पाथ मैंने उसको डिनोट किया है। तो ए से बी तक जाने के लिए वो कोई भी रास्ता ले सकता है। वो जिस रास्ते भी जाए, उस रास्ते का लेंथ अगर हम लोग नापें, हम लोग उसको मेजर करें, देन वो लेंथ जो मेजरमेंट में आएगा वो है उसका डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डिस्प्लेसमेंट का ऐसा है कि अगर ए से बी तक जा रहा है, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो जो जा पाएगा वो ले पाएगा, वो है स्ट्रेट लाइन।
डायरेक्टली ए से बी तक, और कोई भी लेंथ अगर वो ले वो उससे ज़्यादा ही होगा, इट विल बी ग्रेटर देन दैट डिस्टेंस। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन पाथ, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कवर कर सकता है, ओके, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ले, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली। तो अगर वो इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक अगर वो जैसे भी जा रहा है, पर उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ले सकता है वो है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and the final point। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले सकता है वो है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और जब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है हमको कि ये जो फर्स्ट फिगर में अगर हम लोग देखें तो उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वो कर्व्ड पाथ में या फिर इधर उधर ऐसे वैसे ही जाएगा। वो स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है जैसे कि यहाँ पर गया है, पर अगर वो कर्व्ड लाइन में जाए या फिर जिगजैग पाथ में जाए, जैसे भी जाए, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने जाने के लिए अगर वो कोई ऐसे आड़ा तिरछा ऐसे लाइन में जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं कर सकते। वी डू नॉट assign, or we cannot assign actually any fixed direction, any fixed or definite direction। और मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एनी डिफाइंड डायरेक्शन। तो एनी फिक्स्ड और डेफिनाइट डायरेक्शन हम लोग उसमें असाइन नहीं कर सकते इन केस ऑफ मेजरिंग अ डिस्टेंस। तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के टाइम हम लोग ऐसे कोई फिक्स्ड डायरेक्शन या डेफिनाइट डायरेक्शन के ऊपर हम लोग उसको मेजरमेंट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ऐसे अगर वेरिएशंस हुए तो एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऐसा रहा और एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसा रहा, और एक पॉइंट पे यहाँ पर अगर हम लोग मेजर करें तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा रहा। जो जो कि मोशन जिस लाइन में हुआ है उस लाइन को देखते हुए हम लोग ये बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हर टाइम पे एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे पाथ में मूव कर रहा है जहाँ पर ऐसे कर्वेचर है तो वहाँ पर हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऐसे चेंजिंग डायरेक्शन में तो हम लोग कुछ डेफिनेट डायरेक्शन उसको असाइन ही नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन कुछ असाइन नहीं करते, पर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि जहाँ, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ही है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट राइट टू द एंडिंग पॉइंट, तो इसको मेजर करने के टाइम हम लोग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो हियर वी कैन असाइन, however however we can assign or predict, जो भी बोल सकते हो, definite direction while measuring displacement। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा जहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक डेफिनेट डायरेक्शन उसको असाइन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ही उन लोगों के बीच एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है जो कि हम टर्म करते हैं एज स्केलर एंड वेक्टर। तो एक स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका हम लोग खाली वैल्यू इन्वॉल्व करते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व होता ही नहीं। तो इस वैल्यू को हम लोग उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन। तो इस क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं उसमें मैग्नीट्यूड होता है
पर डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि डिस्टेंस के केस में हुआ, उसका वैल्यू हम लोग जान सकते हैं, उसको हम लोग नाप सकते हैं, वी कैन मेजर इट, तो उसका कोई लेंथ आएगा ज़रूर, बट उसका कोई डायरेक्शन हम लोग एग्जैक्टली बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें हम लोग बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम लोग सही तरीके से बोल पाते हैं। वी कैन वी कैन हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट। तो मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, किसमें, उसके मेजरमेंट में। तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि सपोज मैं यहाँ पर ये डायरेक्शन ए से बी जब यहाँ पर जा रहा है, तो सपोज मैं इस डायरेक्शन को ईस्ट डायरेक्शन बोल दूँ, तो ए से बी हम लोग ने डिस्टेंस यहाँ पर मेजर किया कि कितना आ रहा है, ठीक है, कितना मेजरमेंट आ रहा है उसमें, एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट कर दिया कि यहाँ पर डायरेक्शन अलोंग ईस्ट डायरेक्शन वो जा रहा है। सो वी हैव सपोज हम लोग बोलते हैं कि ए टू बी जो लेंथ गया उसमें वो 10 सेंटीमीटर्स ड्यू ईस्ट, ऐसे लिख सकते हैं उसको। सो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी जब भी हम लोग उसको उसका रिजल्ट जो भी मिलता है उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व करते हैं और उसके साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं किया तो हम लोगों ने एक वेक्टर क्वांटिटी को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, देन वी मस्ट इन्वॉल्व मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम किसी एक को छोड़ नहीं सकते वहाँ पे, वी कैन नॉट लूज एनी वन ऑफ देम। अभी इंटरेस्टिंगली ऐसा है कि अगर हम लोग देखेंगे कि बी से अगर ए जा रहा है, तो हम लोग वही वही ये पहला वाला केस यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पर बी से सपोज ए तक जाएगा, तो तुम यहाँ पर बोल सकते हो कि यहीं पर वेक्टर का एक मतलब इंटरेस्टिंग चीज आ जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि बी से ए तक जा रहा है, तो लेंथ अगर हम लोग इन्वॉल्व करेंगे बी ए, तो वेक्टर के ऊपर यूजुअली एक एरो मार्क दिया जाता है जो कि हम लोगों को समझाता है कि हाँ वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी से ए तक और लेंथ मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो सेम ही आएगा, 10 सेंटीमीटर्स को 10 सेंटीमीटर्स ही आएगा। बट यहाँ पर क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन था उसके उल्टे डायरेक्शन गया है, तो इट इज़ ड्यू वेस्ट। और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि क्योंकि इसका डायरेक्शन पूरा ऑपोजिट हो गया है, तो उसको हम लोग एक नेगेटिव साइन में भी असाइन कर सकते हैं। तो बी ए जो वेक्टर है वो एक्चुअली नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर है। नेगेटिव एज इन नेगेटिव इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, नेगेटिव टर्म जो आता है दैट इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन बीइंग ऑपोजिट। तो यहाँ पर यही डिफरेंस आ जाता है कि हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो उसीलिए मैंने बोला कि स्केलर और क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मेजरमेंट के बेसिस पे हम लोग लेते हैं कि हम लोग कैसे उसको मेजर करते हैं, हम लोग किस डायरेक्शन में उसको मेजरमेंट कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम लोग उल्टे डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पर एक नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो ही जाता है। और क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आ, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक टर्म लिखा था यहाँ पर शॉर्टेस्ट, तो वही पर वही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होता है, या जैसे कि मैंने यहाँ पर ए और बी लिखा, अगर वो यहाँ पर ए से बी तक गया और तब हमने मेजरमेंट किया तो उसका कुछ एक वैल्यू आएगा। अगर बी से ए तक गया तब भी उसका वैल्यू आ रहा है। पर अगर मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक ही पॉइंट पे डिफाइन कर दिया, मतलब लेट अस से मैंने ए को इनिशियल ले लिया एंड ए को ही फाइनल ले लिया, इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर द सेम, देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही हम लोगों ने वैसे लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट, क्योंकि वो एक ही जगह आ रहा है, सेम हो रहा है, मतलब ए से ही स्टार्ट किया था फिर ए पर ही लौट गया, तो वहाँ पर क्योंकि हम लोग मेजरमेंट ही वैसे कर रहे हैं, हम लोग अगर ए से बी तक मेजर करते
तब एक डिस्टेंस हम लोगों को मिलता है। अगर बी से ए तक मेजर करें तब भी हम लोगों को डिस्टेंस मिला। पर अगर हम लोग कंप्लीट जर्नी एक देख रहे हैं कि वो यहाँ से गया वहां तक, वहां से फिर लौटा यहाँ तक, मतलब ए से स्टार्ट किया बी तक एंड किया, बी से स्टार्ट करके फिर से ए पर आके पहुंचा, तो वो कंप्लीट जर्नी अगर हम लोग अगर ले रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना, टू व्हाट एक्सटेंट आर वी टेकिंग द जर्नी। तो हम लोग अगर पूरा मेजरमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इन दैट केस, इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स आर द सेम, देन वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। पर अगर वहां पर हम लोग डिस्टेंस मेजर करें तो डिस्टेंस वो हो जाता है डबल। इस केस में जैसे कि जिस एग्जांपल से हम लोग बात करें, सो डिस्टेंस जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ, वहां पर लेंथ पूरा ए से बी और बी से ए तक हम लोग अगर मेजर कर रहे हैं तो वो पूरा लेंथ हम लोग वहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो वहां पर जीरो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये ऑपोजिट केस जो आ जाता है यहाँ पर, ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाता है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर डिस्टेंस के मेजरमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस में टोटली डायरेक्शन हम लोग देखते ही नहीं। तो वहां पर डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस इज देयर, बट डिस्टेंस विल बी फाइनाइट। फाइनाइट मतलब उसका कुछ वैल्यू एक आएगा। पर ये यही केस के लिए, ये इसी चीज़ के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर डिस्टेंस का एक वैल्यू आएगा, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो जो भी हमने अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, उसके हिसाब से हम लोग इनके अंदर, इनके बीच कुछ डिफरेंसेस हम लोग या फिर कंपैरिजंस हम लोग कर सकते हैं। तो लेट्स कंपेयर बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि पहली बात है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ मेजर्ड। यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, तो मैग्नीट्यूड है ऑफ द पाथ टेकन। और एक्चुअल जो पाथ उसने लिया है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में जो है वहाँ पर वो, इट इन्वॉल्व्स, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो चाहे उसने लिया हो उस डिस्टेंस में, वो गया हो चाहे नहीं गया हो, वो अलग बात है। पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जो कि इनका डेफिनेशन था, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या हम सब लिख सकते हैं यहाँ पर, कि दूसरा चीज़ ये है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केल मतलब हम लोग उसको खाली मेजर ही कर रहे हैं। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वहाँ पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। थर्ड जो डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और या फिर पॉजिटिव या फिर ज़ीरो ही रहता है। तो ये पॉजिटिव, और अगर ट्रैवल ही नहीं किया हो, मोशन ही नहीं हुआ हो ऑब्जेक्ट में, तो ज़ीरो भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली ये ज़ीरो वाला केस जो है वो रेस्ट में आता है। पर डिस्प्लेसमेंट में ज़ीरो रेस्ट के हिसाब से भी आ सकता है। और अगर जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले एग्जांपल में देखा कि अगर वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है, मतलब सेम जगह पर लौट आता है, तो वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, चाहे उसने मूव, ऑब्वियसली उसने चाहे मूव किया हो तो भी। सो इट कैन बी पॉजिटिव, और अगर उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो बोथ इन केस ऑफ रेस्ट और मोशन। तो हम लोग क्योंकि मोशन के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग मोशन में इन्वॉल्व करते हैं, तो वही चीज़ है कि वी आर टेकिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स टू बी द सेम। हम लोग सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि वो वहाँ पर ज़ीरो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये डिस्टेंस जो है वो, क्योंकि लेंथ ऑफ द पाथ मेजर कर रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। So it depends on the path taken by the object, by the moving object.
और यहाँ पर क्या है कि ये डिपेंड वैसे तो नहीं करता, क्योंकि मतलब वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो उसने वो पाथ लिया हो चाहे ना लिया हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, बिकॉज अगर भी उसने वो पाथ नहीं लिया है तो इसका काम है कि खाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मेजर करना है बिटवीन इनिशियल और फाइनल। इसका बीच में वो कैसे गया, क्या किया उसने, वो उसका कोई हेडेक नहीं है, तो वहाँ पर वो मेजरमेंट इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मेजर करता है। फिफ्थ पॉइंट हम लोग डिफरेंस ये दे सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन रहता है और इक्वल टू रहता है टू द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज, पहले लिख रहा हूँ, इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही गया हो तो हम लोग तो वैसे कुछ बोल नहीं सकते, उसका जैसे मर्जी वो जाएगा। तो या फिर जैसे उसको लिया गया होगा इनिशियल से फाइनल तक वो वैसे ही जाएगा। तो अगर उसने स्ट्रेट लाइन चूज किया, स्ट्रेट लाइन पाथ में जाना उसको सही लगा, तो स्ट्रेट लाइन में गया तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम हो जाएगा। ऑब्वियसली डिस्टेंस में तो हम लोग डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही हो जाएंगे। ग्रेटर तो हमेशा ही रहता है, कि बिकॉज और कोई भी पाथ वो अगर ले जाए, कोई भी पाथ में अगर वो ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ पर डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑन द कॉन्ट्ररी वो तो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ही रहेगा। तो इसका जस्ट ऑपोजिट हम लोग लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन। ये हमेशा कम ही रहेगा बिकॉज शॉर्टेस्ट है, तो वैल्यू उसका हमेशा कम ही रहेगा, या फिर इक्वल टू रहेगा। अगेन इक्वल कब रहेगा, जब उसने स्ट्रेट लाइन में वो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया होगा। ओनली इन दैट, अंडर दैट कंडीशन इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट द सेम। और अगर फिर लौट आया होगा इनिशियल पोजीशन पे, तो तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो जाता है। उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टेकन अप बाय एन ऑब्जेक्ट टू मूव। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अभी इस फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक ही डिस्कस किया है। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्पीड, वेलोसिटी, और चाहे एक्सेलरेशन भी हम लोग मूव कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।